हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो कि मैं अपने हर एक वीडियोस में अपने ही नोट्स के क्वेश्चन कराता हूं। और अगर आप लोग मेरे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ लेते तो मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% की गारंटी देता हूं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आया हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 16 नंबर क्वेश्चन करा दिए हूं एक वीडियोस में। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छी तरीके से देखिए, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और ये वीवीआईपी क्वेश्चन, तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सल्फाइड एक्स की जो सांद्रीकरण होता है, जो सल्फाइड एक्स होते हैं उसकी सांद्रीकरण होता है, मतलब शुद्धिकरण होता है, तो वो किस चीज़ से होता है या किस विधि से होता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो किस विधि से होता है, इसमें में से कौन सा विधि ऐसा है जो सांद्रीकरण होता है सल्फाइड एक्सों का। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, इसका आंसर बताऊँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है, लचीली द्वारा, किसके द्वारा, लचीलिंग द्वारा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, लचीलिंग द्वारा भी नहीं होता। अब झाड़न विधि द्वारा या झाग विधि द्वारा, आप लोग यहाँ पर झाड़न विधि या झाग विधि द्वारा, तो यहाँ पर झाग विधि द्वारा भी नहीं होता, तो इसका ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत। और उसके बाद आपका एक और ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपका वो भी गलत है। क्या है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं जो सल्फाइड एक्स को क्या करे, सांद्रण कर सके, शुद्धिकरण कर सके। सल्फाइड एक्स जल्दी सांद्रण नहीं होता, जो कि वो आपको ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा सल्फाइड एक्स को अलग किया जाता है, तो उसकी विधि दूसरी होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये समझ में आया, अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया है आपके नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये भी लगभग 5 सालों से पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है और एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आप लोग यहाँ पर बताइए, जो नाभिकीय ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होता है या किस चीज़ से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग जान जाइए कि ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए तुरंत। तो जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है वो न्यूट्रॉनों के टूटने से प्राप्त होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉनों के टूटने से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, आप जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो न्यूट्रॉनों के टूटने से प्राप्त होती है। जैसे कि न्यूट्रॉन कैसे, क्योंकि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो न्यूट्रॉन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। जब न्यूट्रॉन टूटता है, क्या होता है, जब न्यूट्रॉन टूटता है तब आपकी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए 5 सालों से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा क्या, मतलब नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आप लोग जाने। और यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपकी 19
19 नंबर क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा सबसे ज़्यादा सक्रिय हाइड्रोजन है? क्या सक्रिय हाइड्रोजन? मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि सक्रिय हाइड्रोजन, जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तो उसमें कहा था कि ना सक्रिय हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपके क्रम से होते हैं। कौन कौन से क्रम होते हैं? पहला नंबर आपका सबसे ज़्यादा होता है सक्रिय हाइड्रोजन फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्या होता है? फिर आयोडीन आपका, फिर उसके बाद एस्टेटिन। क्या होता है? एस्टेटिन। तो ये भी आपका होता है, लेकिन ये आपका जो होता है एस्टेटिन होता है जो आपका जल्दी ये जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो ये उड़ जाएगा, इसीलिए इससे क्रिया नहीं होता। तो ये चारों जो हैं इससे क्रिया होती है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय हाइड्रोजन क्या होती हैं? सक्रिय हाइड्रोजन आपकी फ्लोरीन होती हैं। क्या होती हैं? फ्लोरीन होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको समझ में आया? अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग अब भूलेंगे तो नहीं कि सबसे ज़्यादा सक्रिय हाइड्रोजन कौन सा होता है? सक्रिय हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन होता है। इतना समझ में आया? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियो सक्रियता तत्व होते हैं, जो रेडियो सक्रियता तत्व होते हैं वो कौन से तत्व होते हैं ये आपको बताना है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो रेडियो एक्टिव जो रेडियो सक्रियता तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं? वो अस्थिर होते हैं। क्या होते हैं? वो अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिव सक्रियता, ये जो तत्व होते हैं ना ये आपके अस्थिर होते हैं। स्थिर कभी मत बोलना, अस्थिर होते हैं। तो इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ और अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए आ गया है अगला नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन ये तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं अपने नोट्स के कॉपी में, और ये भी सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातु को जोड़ने का जो टीन का प्रयोग किया जाता है या टंक का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर टीन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? टीन का प्रयोग किया जाता है। उस धातु का मिश्रण होता है, जो टीन होता है वो किस धातु का मिश्रण होता है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए? टीन होना चाहिए। टीन होना चाहिए। तो आप लोग टीन कर लीजिएगा। ओके। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? धातु को जोड़ने का टीन का किन धातुओं का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जो टांका या कुछ भी चीज़ धातु को जोड़ने के लिए टांका का प्रयोग किया जाता है या टीन का ही उपयोग किया जाता है। तो उसमें टीन में कौन सा ऐसा तत्व होते हैं या कौन सा ऐसा धातु होता है जो मिश्रित होते हैं? क्या होते हैं? जो मिश्रित होते हैं। और टांका भी होता है। आपके टांका भी टीन के ही डाले जाते हैं। आपके कोई भी धातु जोड़ा जाएगा तो टांका भी टीन के डाले जाते हैं। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि टीन ही होता है। तो टीन में कौन से मिश्रण होते हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकेंड के समय में आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब बताइए आप लोग अच्छी तरीके से। मैं बता दूं जो टीन होते हैं उसमें क्या होता है? कॉपर होता है और जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर होता है और जिंक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है। क्या कह रहा है? जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो आपका क्या परिवर्तन होता है आपके? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके कई दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये भी आपके 5 सालों से पूछा गया है। तो आप लोग तो जानते हैं कि नोट करना है आपको। अब जब नोट करते हैं ना तो आपके क्या होते हैं? आपके जो स्किल होते हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। और नोट करके कुछ चीज़ें नोट करके याद हो जाता है, कुछ चीज़ें बिना नोट करके भी याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है? यहाँ पर जब पानी बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसमें क्या होता है आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये पहला नंबर तापमान बढ़ जाता है। नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। तापमान घट जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। क्योंकि तापमान क्या होता है? तापमान वायुमंडल में होता है। क्या होता है? तापमान वायुमंडल में होता है, लेकिन आपका फ्रिज में नहीं।
फ्रिज में नहीं, जब आगे चल के पढ़ेंगे आप लोग, जब आगे चल के पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा जो फ्रिज होता है वो क्या करता है। आपको आपके जो फ्रिज होते हैं वो पहले ऊष्मा लेती है, उस वस्तु से ऊष्मा लेती है और लेकर क्या करती है वो बाहर वायुमंडल में छोड़ देती है। जो फ्रिज होता है आपका ऊष्मा लेगी और उस वस्तु से, जैसे पानी है तो पानी से आपकी ऊष्मा ले जाएगी, या खाना है तो खाना से आपका ऊष्मा लेगी और वायुमंडल में जाकर छोड़ देगी। ये काम करता है वो फ्रिज आपकी। तो यहाँ पर आप लोग जब अच्छी तरीके से वहाँ पर पढ़ेंगे फ्रिज का पूरा डिटेल तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या करती है वो ऊष्मा, गर्मी निकालती है। क्या निकालती है? गर्मी को निकालती है। तो जो भी पानी होगा उसकी गर्मी निकाल देगी और वो बर्फ़ में परिवर्तित होने लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया कैसे वो फ्रिज काम करता है। फ्रिज क्या करती है? ऊष्मा को वस्तु से लेती है और फिर क्या करती है? फिर वो वायुमंडल में छोड़ देती है। क्या करती है? वायुमंडल में छोड़ देती है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन आ गया है और ये लगभग 5 सालों से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी VVIP क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे पढ़कर और मुझे 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब बताइए। 30 सेकंड के अंदर आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेलों के हाइड्रोजनीकरण। क्या? जो तेल होते हैं, आप लोग घरों में तेल देखे होंगे, सरसों का तेल या कोई भी तेल या गरी का तेल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक कौन से होते हैं? जो तेल होते हैं उसमें कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है कि वो अपना तेल वाला गुण छोड़ दे या अपने तेल वाली गुण उत्प्रेरक के रूप में कुछ दूसरी चीज़ बना दे, अगर उसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता हो कि जल्दी अवक्रिया किसी चीज़ से कर ले। तेल जल्दी अवक्रिया करती नहीं, इसीलिए उसमें एक और मिश्रण किया जाता है उत्प्रेरक का जिससे कि वो अवक्रिया जल्दी करे। तो आप लोग इसे बताइए कि ऐसा कौन सा चीज़ होता है या ऐसा कौन सा तत्व है जो कि उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपके तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 सेकंड का समय तो पूरा हो गया होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो निकिल होता है, जो क्या होता है? निकिल जो होता है वो आपके तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जो निकिल होता है वो आपके तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता चल गया, ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा डिटर्जेंट है? इनमें में से कौन सा डिटर्जेंट है आपको ये बताना है। तो डिटर्जेंट कौन सा है ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये भी लगभग 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये VVIP क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए 30 सेकंड के अंदर। बताइए इनमें में से कौन सा डिटर्जेंट आप लोग जानते हैं, सर्फ। आपके घरों में सर्फ होगा, उसे क्या कहते हैं? डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटर्जेंट पाउडर। तो इसमें ऐसा कौन सा है जो डिटर्जेंट से मिलता जुलता है या डिटर्जेंट होता है? यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस बताइए। यहाँ पर आप लोगों के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आपका ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है, उसके बारे में आपको जानना पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है। पहला ऑप्शंस दिया गया है टेफ्लॉन। क्या दिया गया है? टेफ्लॉन। तो ये तो आपका गलत है। क्या है? टेफ्लॉन, ये भी आपका गलत है। और दूसरा ऑप्शंस आपका दिया गया है वेकेलाइट भी आपका गलत है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? टर्नाइट्रो। क्या? टर्नाइट्रो या टर्नाइट्रो वेंजीन। क्या दिया गया है? टर्नाइट्रो वेंजीन। तो वेंजीन आप लोग जानते हैं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आपका जो डिटर्जेंट है इसमें में से आपका चौथा ऑप्शन है सोडियम लॉरेन सल्फेट। क्या? सोडियम लॉरेन सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया है? सोडियम क्या?
सोडियम लॉरेन सल्फेट। क्या कहेंगे उसे? सोडियम लॉरेन सल्फेट। तो आप लोगों को इतना बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। अगर बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग हमारे लिए इतना मेहनत कर दीजिए। तो चलिए, थोड़ा सा मेहनत करना है, क्या मेहनत भी नहीं करना है, आपको लाल बटन दबाना है जो आपका है सब्सक्राइबर वाला बटन या सब्सक्राइब वाला बटन, उसे दबा दीजिए। चलिए, और लाइक वाला भी बटन दबाते रहिए क्योंकि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है जब सोडियम एसीटेट, सोडियम लाइम, जो सोडियम एसीटेट होता है और सोडियम लाइम के साथ अपक्रिया करता है, सोडियम एसीटेट और सोडियम लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो बनता है। यहाँ पर आपको बताना है, ये आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है। और आप लोग क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से पढ़िए ताकि आप लोग ना बढ़िया से अच्छी तरीके से अपनी तैयारी और अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब सोडियम एसीटेट और सोडियम लाइम के साथ अपक्रिया करता है तो बनता है क्या? मेथेन। क्या बनता है? मेथेन बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? बेहतरीन लगा होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सभी लोग जानते हैं। तो ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है जो दाब है, दाब का एसआई यूनिट क्या होगा? आपको बताना है दाब का एसआई यूनिट क्या होगा। आप लोग बताइए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। यहाँ पर आपके 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो बताइए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए दाब का एसआई मात्रक, और बताइए बल का एसआई मात्रक, और उसके बाद आपको बताना है वेग का एसआई मात्रक। तीनों का कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में तीनों का कमेंट कीजिए और मैं आपको बता भी रहा हूं। यहां पर दाब का एसआई मात्रक तो आपको दिख रहा है कि सी वाला ऑप्शन होगा, पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? या न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपका हो जाता है, कहीं पर न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर दिया हो तो ये भी आपका सही चला जाएगा, और अगर पास्कल दिया है तो पास्कल भी चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक। लेकिन जो आपको मैंने बल का एसआई मात्रक बताने को बताया है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पर आपको बल का एसआई मात्रक भी दिया गया है, और डाइन भी आपका जो बल ही का कुछ सीजीएस पद्धति है। क्या है? सीजीएस पद्धति। इसे और जो न्यूटन है ये एमकेएस पद्धति है, और ये डाइन जो है ये सीजीएस पद्धति है। आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जब ज्ञान होगा तभी आप लोग अच्छी तरीके से और अच्छा एफर्ट कर पाओगे। तो आप लोग बता दिए। अब मैंने आपको पूछा था कि वेग का, क्या पूछा था? वेग का भी पूछा था। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग का भी मीटर पर सेकंड हो जाता है। इतना आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपका तो बल का एसआई मात्रक तो आप लोग जानते हैं, एसआई यूनिट यहाँ पर क्या होगा? पास्कल होगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। तो अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए और भी क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको 30 सेकंड के अंदर हमें इसका आंसर बताइए तुरंत। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर ये कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्र जल की परिसारिका, जो समुद्र जल की परिसारिका दाब होती है, जो दाब होती है लगभग क्या होती है? जो एटमॉस्फेरिक दाब होता है समुद्र जल का, वो कितना होता है आपको ये बताना है। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और अच्छी तरीके से नोट करेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से आएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए जो समुद्र जल का दाब होता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जब मैं आपको दाब लेशन बल और दाब पढ़ा रहा था, तो उसमें
मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि यही होता है। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 सेकंड लगभग पूरे ही होने वाले हैं, तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 एटमॉस्फेरिक। क्या हो जाएगा? 30 एटमॉस्फेरिक दाब होता है। क्या होता है? 30 एटमॉस्फेरिक जो होता है दाब होता है, प्रेशर होता है। तो इतना आपको पता चल गया, इतना आपको पता चल गया। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको जब लेसन पढ़ा रहा था, दाब और बल और दाब, मैंने आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया था ना, उस क्रैश कोर्स में मैंने आपको अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ाया था। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आए थे। तो आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप लोगों का ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग वीवीआईपी क्वेश्चन के रूप में नोट कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 2023, 22, 19, 12 और 10 में पूछा गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूँ, इसका भी उत्तर आपको ही बताना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो द्रवों का एक मिश्रण, दो द्रवों का एक मिश्रण जो कि स्थिर संघटन है, क्या है, जो कि स्थिर संघटन है, पर उपलब्ध है कहलाता है। आपको बताना है पर उपलब्ध कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से बताना है और इसका उत्तर तुरंत बताइए आप लोग। यहाँ पर कह रहा है दो द्रव आपका है और एक मिश्रण है, उसका दो द्रवों का एक मिश्रण है और उसके स्थिर संघटन पर उपलब्ध कहलाता है, पर उपलब्ध कहलाता है ये, या उपलब्ध कहलाता है, ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर, कोई भी चीज़ हिमांक मिश्रण तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हिमांक होगा, ठंडा होगा, तो वो जल्दी मिश्रण में नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब आपका तो ये जो ए वाला ऑप्शन है ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद ठोस विलयन, ठोस विलयन कभी मिलते ही नहीं, आप लोग जानते हैं ठोस विलयन कभी मिलते ही नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और इनमें में से सभी, तो इनमें में से जब दो ऑप्शंस गलत चला गया तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरा ऑप्शंस भी आपका डी, चौथा ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा। ये आपका 3 ऑप्शंस गलत हो गया तो आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, एंट्रोपी। क्या हो जाएगा, एंट्रोपी होना चाहिए, एंजोपी नहीं, एंट्रोपी होना चाहिए यहाँ पर, एंट्रोपी। तो यहाँ पर आप लोग एंट्रोपी कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया भी होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं अपने कॉपी में। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं, इनमें में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये भी आपके लगभग 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, जो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है इसमें आपको बताना है। तो पहला नंबर आपका तो अणुसंख्यक गुणधर्म तो हिमांक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ताप होगा तो वो तो गिनती में होगा, क्या होगा, उसके अणुओं में होगा, तो हिमांक भी है। तो इसका मतलब ये अणुसंख्यक गुण है, मतलब ये तो आपका है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, अणुसंख्यक गुण धर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है। उसके बाद आपका क्वथनांक, जैसे कि क्वथनांक भी आपका ताप होगा और तब ताप होगा तो उसमें अणुसंख्यक गुण तो होंगे ही, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद वाष्प दाब, दाब में भी कुछ अणुसंख्यक गुण होंगे, तो यहाँ पर भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब एक आपका है प्रकाशिक सक्रियता, जो है प्रकाशिक सक्रियता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट करें। जब कॉपी में नोट करेंगे ना तभी आपको याद होगा, और जब एक बार कॉपी में नोट करते हैं, एक बार मैं बताता हूँ, फिर से एक बार जब कॉपी में नोट करते हैं और
तब आपको क्या होता है, आपको याद हो जाता है। लगभग आपको यहाँ पर क्लास में आपको 90% याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित या प्रभावित नहीं होता, जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये आपको इसमें में से बताना है। और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, क्योंकि 30 नंबर क्वेश्चन है तो मैं आपको 30 सेकंड का ही समय दूंगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 30 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, मतलब बदलता नहीं। ताप अगर उसमें कितना भी बढ़ा दो तो वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन आपका हो जाता है नॉर्मलता। क्या हो जाता है, नॉर्मलता। ये तो आपके ताप पर निर्भर करता है। क्या करता है, ये तो आपके ताप पर निर्भर करता है। या फॉर्मलता भी आपके ताप पर निर्भर करता है, मतलब ये भी ताप पर निर्भर करता है, ये भी ताप पर निर्भर करता है। और मोलरता भी आपके ताप पर ही निर्भर करता है। मतलब आपके ये जो तीनों ऑप्शंस है A, B, C, ये आपके ताप पर निर्भर करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। क्या, ये सारी चीज़ें आप लोग ताप पर निर्भर करते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद आपका जो D वाला ऑप्शन है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मोललता। क्या हो जाएगा, मोललता, जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता। ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आंसर ऐसा है जो कि ताप पर निर्भर नहीं करता, ये ताप पर निर्भर नहीं करता। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से इकट्ठा लिख लीजिए, और इकट्ठा लिखने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। और जब अपने नोट्स में लिखेंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन के तरफ चल रहा हूँ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब ये 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपके सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए VVIP क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोगों को ये आंसर बताना है। तो इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका आंसर बताइए। यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है। इनमें में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सीकरण नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इनमें में से कौन सा ऑप्शन है जो ऑक्सीकरण नहीं है, मतलब ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर आप ही को बताना है। और मैं आपको 30 सेकंड का ऑलरेडी समय भी दे दिया हूँ, और इस 30 सेकंड के समय में आप लोग तो ये क्वेश्चन का जवाब दे ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। पहला नंबर तो जो दहन है, क्या है, जो दहन है, सॉरी मैंने दही बोल दिया, दहन क्या है, दहन। तो दहन कैसे होगा, ऑक्सीजन के, जब तक ऑक्सीजन का अणु नहीं होगा, जब तक क्या होगा, ऑक्सीजन का अणु नहीं होगा, वहाँ पर जलेगा नहीं, कोई भी चीज़ जलेगा नहीं। क्योंकि आपके ऑक्सीजन के रहते ही आपका कोई भी आग या कोई भी चूल्हा वगैरह जलता है ना, तो ऑक्सीजन रहता है वहाँ पर, तभी जलता है। मतलब यहाँ पर दहन तो आपके ऑक्सीजन के बिना होगा नहीं, तो ये तो ऑक्सीजन होना चाहिए इसमें। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण पूछ रहा है, ऑक्सीकरण नहीं है इसमें पूछ रहा है। उसके बाद श्वसन, आप लोग श्वास लेते हैं ना, तो श्वास लेते हैं तो आप लोग ऑक्सीजन के बिना रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन है वो आपके ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद भोजन का पचना, जो भोजन का पचना होता है वो ऑक्सीजन ही लेते हैं अपने शरीर में, तभी तो भोजन पचता है। जब ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में तभी आपका भोजन भी पचता है। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। तो अवक्षेपण क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बचेगा, एक राइट आंसर बचेगा अवक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। और ये आप लोग जानते हैं कि 5 सालों से ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है, नमक के घोल में जो सिल्वर
जो नमक का घोल होता है उसके सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर वो दही जैसे पदार्थ उत्पन्न करता है, जो दही जैसे पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कौन सी अवक्रिया होगी। तो यहाँ पर अवक्रिया बताना है और ये आपके लिए 5 सालों से पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। पहला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, तो इनमें कौन सी अवक्रिया होती है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर आपके अवक्षेपण तो ये तो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अवक्षेपण में आपके ऑक्सीजन होने चाहिए। क्या ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपके ऑक्सीजन ही होगा तभी आपकी क्रिया होगी, तभी आपकी ये क्रिया होगी। तो यहाँ पर आपका तो अवक्षेपण गलत हो गया। उसके बाद संयोजन, कोई भी चीज़ संयोग होगा तभी आपका संयोग नहीं, उसमें कुछ चीज़ हटेगा भी और कुछ चीज़ संयोग होगा या कुछ चीज़ उदासीन भी होगी। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाए, यहाँ पर ये भी आपके ऑप्शंस गलत हो गए, ये भी आपके ऑप्शंस गलत हो गए। उसके बाद विस्थापन अपक्रिया इसमें होता ही नहीं। क्या होता है? इसमें विस्थापन अपक्रिया होता ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो उदासीनीकरण होगा। क्या होगा? उदासीनीकरण होगा। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर हो गए नमक भी उदासीन है और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट भी आपके उदासीन ही हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके उदासीनीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उदासीनीकरण, वी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर संरक्षण किस प्रकार की अवक्रिया है। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संरक्षण किस प्रकार की अवक्रिया है, और ये आपके 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आपको बताना है और ये लगभग आपके 4 सालों से पूछे गए हैं, तो ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। संरक्षण किस प्रकार की अवक्रिया है ये आपको बताना है। पहला नंबर, जो संरक्षण होते हैं वो अपचयन अवक्रिया तो होते ही नहीं। क्या होते हैं? अपचयन अवक्रिया तो होते नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शंस भी गलत हो जाएगा आपका। अवक्षेपण अवक्रिया भी नहीं होता, ये भी आपका ऑप्शंस गलत हो जाएगा। उसके बाद उपचयन अवक्रिया होता है। हाँ, जो संरक्षण होता है वो उपचयन अवक्रिया होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? बेहतरीन लगा होगा। और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसे 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, तुरंत इसका उत्तर बताइए, ताकि मैं भी आपको अच्छी तरीके से इसका स्टडी करा सकूँ और इसे मैं आपको बता भी सकूँ। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर बताइए, तुरंत इसका उत्तर बताइए। और ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि 5 सालों से पूछा गया है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। जो ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो अगर बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगी, ये आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर बताइए कि ऑक्सीजन का अनुपात। तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर, अपचयन में आपको ऑक्सीकरण होता ही नहीं। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता ही नहीं। तो यहाँ पर आपके ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए वाला ऑप्शंस गलत हो जाएगा। उसके बाद उपचयन में आपके ऑक्सीकरण होते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? बेहतरीन लगा होगा। क्या बेहतरीन लगा? उसके बाद आप लोग देखिए डी वाला, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा तो यहाँ पर कोई ऊष्मा दे ही नहीं रहा है, तो जब ऊष्मा शोषी है मतलब ऊष्मा को शोषित कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऊष्मा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका विस्थापन अपक्रिया होता ही नहीं, तो यहाँ पर आप लोग विस्थापन अपक्रिया वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस, ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए। तो आपके एक ऑप्शंस बचा वी वाला ऑप्शंस, तो यहाँ पर आपके ये वाला ऑप्शंस राइट हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं इसे 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका उत्तर बता दीजिए। अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं।
कि लगातार 5 सालों से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी अपक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? कौन सी अपक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला नंबर संयोज एवं विघटन। संयोज एवं विघटन, ये तो आपका संयोग मतलब कोई चीज़ संयोग हो रहा है उसके बाद विघटन मतलब टूट भी रहा है, संयोग भी हो रहा है टूट भी रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है साथ साथ होते हैं। तो साथ साथ तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि संयोग भी होगा और विघटन मतलब टूट भी जाएगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद अवक्षेपण एवं विस्थापन। अवक्षेपण मतलब अवशोषित करेगा, उसके बाद वो विस्थापित हुई हो जाएगा, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद उदासीनीकरण एवं विस्थापना। तो विस्थापन एवं विस्थापन अपक्रिया भी हो सकते हैं। हाँ, उदासीन में विस्थापन हो सकते हैं। कैसे आप लोग देख लीजिए। आप लोग HCl प्लस NaOH देख लीजिए, NaOH इसकी अपक्रिया होगी तो यहाँ पर बचेगा आपका NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर आपके विस्थापन भी हो गए और क्या हो गए, उदासीनीकरण भी हो गया। क्या हो गया इसका, उदासीनीकरण भी हो गया। आप लोग समझ में आ गया इसका ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी उदासीनीकरण कहाँ पर हो गया, ये आप लोग देख लीजिए, जल प्राप्त हो गया मतलब उदासीनीकरण हो गया। तो यह तो आपका उदासीनीकरण भी हो गया। अब विस्थापन, क्योंकि विस्थापन अपक्रिया कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा था, लेकिन यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो सोडियम के साथ क्या हो गया, क्लोरीन जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पर OH क्या था, OH था जो आपके सोडियम के साथ जुड़ा था और यहाँ पर क्या हो गया, OH हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। इतना आपको समझ में आया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर C वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन लगा कि नहीं लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए और भी अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन। इस 36 नंबर क्वेश्चन से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही बता दिया। इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर ही बता दिया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को तो आप लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला नंबर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाए। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया जाए तो अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। इनमें कौन सी अपक्रिया होती है, मैंने आपको ऊपर ही ऑलरेडी बता दिया हूँ और ये लगभग 3 सालों से पूछा गया है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसकी स्टडी कर लीजिए। तो पहला नंबर मैं आपको अपक्रिया करके दिखाता हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है। तो आपके हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किससे अपक्रिया कराना है, HCl से अपक्रिया कराना है। तो HCl से अपक्रिया करा दिए। उसके बाद ये अब प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट आपको NaCl प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त होगा। क्या होगा, H2O प्राप्त होगा। ये कौन सी अपक्रिया होती है, या उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो गया, ये उदासीनीकरण अपक्रिया हो जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको उसे होमवर्क देने वाला हूँ। तो उस होमवर्क को आप लोगों को अच्छी तरीके से स्टडी करके और उसका उत्तर बताना रहेगा। तो चलिए यहाँ पर आपके आ गए हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर कह रहा है किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। कोई अपक्रिया है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, ये आप
लोग बताइएगा। और इसमें 30 सेकंड का क्या, मैं इसे होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूंगा आपके साथ अपने वीडियोज़ में। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर ये PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चलता रहता है शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चलता रहता है। वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। और शाम 7 बजे जिस बच्चों का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जो बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, तो वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट देकर और अच्छे तरीके से स्टडी करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई इशू आता है, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नहीं, आप लोग कॉल मत कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, सर टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे ऐड कर दीजिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा और अच्छी तरीके से आप लोग बेहतरीन ढंग से स्टडी करते रहिए। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों का ऑप्शन सही होगा उन बच्चों का कमेंट पिन कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन सही बताए होंगे उनका ऑप्शन पिन कर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग ज़रूर बताइएगा और सबसे पहले बताइएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ।